बात करते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के ऊपर। तो आज पूरी बात इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरह से होता है कि जैसे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन हैं और उसके चारों तरफ सेल हैं और हर एक सेल में 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन हैं। हर एक सेल में 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन हैं। तब आप समझ सकते हैं कि पहली सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसे मान लीजिए ना, ये न्यूक्लियस हो गया। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2। और दूसरे में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इस तरह से। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे। इस तरह से 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन। और बाहर वाली सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर वाले सेल में। तो मान लीजिए बाहर वाली सेल कंप्लीट भरी नहीं हुई है, इसमें केवल इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ना। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8, उसके बाद 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं? 3। और सब लोग पहले से जानते हैं कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। कम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट ना, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल बिहेव लाइक स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल बिहेव लाइक स्क्रीन ना। स्क्रीन जैसा काम करता है तो क्या करेगा? डिक्रीज फोर्स बाय न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल है ना, स्क्रीन जैसा काम करेगा, पर्दे जैसा काम करेगा, और वो आउटर मोस्ट सेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज फोर्स बाय न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स क्या कर देगा? कम कर देगा। कम कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो देख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल। ये जो इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है सब शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो होना चाहिए था ज़्यादा, और वो कम हो जाएगा। कम कम करेगा ये सब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल। तो प्रभावी कितना है, कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना। तो न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल विल बी लेस। यानी न्यूक्लियर चार्ज on outermost electron is less than expected। जितना होना चाहिए था उससे क्या होता है? कम होता है, less than expected ना। because of electron of inner cell produce, because electrons of inner cell produce शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या इसी का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जो नेट चार्ज है उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो जैसे जेड एक्चुअल है
यानी जितना होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। भाई जितने फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए था उतने में से ये जो सिग्मा है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसी को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो इसको जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। भाई यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है और एक कई सेल हैं ऐसे ना, तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये यहाँ से यहाँ तक इनकी वजह से कम हो जाएगा कि नहीं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो कितना कम करेगा उसी को माइनस कर देते हैं। तो ये जो कम करेगा उसी को माइनस कर देते हैं, उसी क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब यही क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, तो इतने को कम करना है। कम कर देते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी आ जाएगा। अब कितना कम होगा, अब आप पहले से सब लोग जानते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ जैसे एस है, पी है, डी है ना, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पास होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक पहले वाला वीडियो है, उसी के जस्ट नीचे देख लीजिए, तो उसमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। स्लेटर रूल का हेल्प करके उसको कैलकुलेट करते हैं। अब स्लेटर रूल क्या है, इसका पहला पॉइंट ये है इस तरह से कि सबसे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, उसका ज़्यादा और उसका और ज़्यादा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ outermost electron for sigma is 0.35। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए सिग्मा का जो कंट्रीब्यूशन होगा 0.35, यानी सबसे बाहर वाले का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होगा। उसके बाद contribution of n-1 electron for sigma is 0.85 है। और तीसरा है contribution of all electron for sigma is 1.00। मतलब ए सबसे बाहर वाला हो गया ना, तो इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 0.35। उसके बाद वाले के लिए 0.85। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबके लिए क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं ना, तब और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया एल्यूमिनियम का लिख दिया, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ना और 3p1 ए एल्यूमिनियम का हो जाएगा। तो पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऐसे है। तो अब देखिए सबसे बाहर वाली सेल ए है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 होगा, ये लिखा है। उसके अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पॉइंट ऐसे 0.85 इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसके अलावा अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए सब कितना होगा, 1 होगा।
तो एग्जाम्पल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है इस तरह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए अगर देखा जाए तो देखिए नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए 2 और 5 to 7 हो जाएगा। तो अब इसमें चूंकि 2 ही सेल हैं ना, जब 2 ही सेल हैं तो ये सबसे बाहर वाली सेल हो जाएगा, उसके अंदर वाला ये सेल हो जाएगा। तो इसके लिए पहले सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सबसे बाहर वाला कितना है 5 है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और इसमें कुल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे। तो किसी एक पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसी पर जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, फिर बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या लिखा आपने 4 × 0.35 प्लस ये वाला अंदर वाला है, तो अंदर वाले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 0.85 इस तरह से। तो ये कितना हो गया 1.70 और ये हो जाएगा ऐसे ना 1.4, इसका 1.7, ये प्लस रहेगा अभी इसमें, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 3.1 ऐसे आ जाएगा ना। और इसका अगर आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस ए 3.1, तो कितना हो जाएगा 7, इससे उसको माइनस करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3.9 आएगा इस तरह से। तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए इतना आ जाएगा ऐसे। तो इसी तरीके से किसी का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट पेरीफेरी ऑफ क्रोमियम एटम। पेरीफेरी ऑफ क्रोमियम एटम, क्रोमियम एटम के सबसे बाहर की तरफ। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखिए, क्रोमियम ऐसे है, कितना होता है 24, तो इसको क्या लिखेंगे 2 8 13 2। अब ये कैसे आ गया, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ 3d 4 ना, ऐसे हो गया। तो देखिए 2 फिर 8 फिर इसमें कितना हो गया 3s2 है, तो 3s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5, तो कितना हो जाएगा 13। उसके बाद पेरीफेरी कह रहा है ना, तो उसको आप लिखना पड़ेगा इसके आगे 4s2। पेरीफेरी मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने से ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया तो कितना कितना लिख दिया गया 2। अब इसके लिए अगर सिग्मा आप कैलकुलेट करेंगे
तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, जो सबसे बाहर वाला है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए। तो सबसे बाहर वाले सेल के लिए पेरीफेरी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये पूरा क्रोमियम है ना, क्रोमियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लीजिए, उस पर कैलकुलेट करना है। तो क्रोमियम का तो 24 होता है, 24 एक यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, ऐसे 24 के एक बाहर वाले का। तो जो यहाँ पे इसलिए इसमें एक ऐड कर दिया गया, ये हो गया। अब करते क्या हैं कि सबसे बाहर वाले सेल के लिए कितना होता है 0.35, तो क्या करेंगे 1 × 0.35, उसके बाद जितने भी इनर सेल हैं उसके लिए 0.85, तो क्या लिखेंगे 13 × 0.85 प्लस उसके बाद जितने भी इनर सेल होंगे सबके लिए 1 माना जाएगा ना, तो 1 माना जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 1, यानी इस तरह समझ लीजिए कि जैसे बाबूजी के 3 बंदर थे, तो सबसे बाहर वाला फिर ए और उसके अंदर वाले को सबके लिए 1 ही होगा, तो इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख दिया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.40 आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, अगर इसके लिए जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट करेंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है जेड एक्चुअल यानी जो नॉर्मल है माइनस सिग्मा, ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्रोमियम का लिख दिया 24 माइनस 21.40 और एक कितना जाएगा 2.6 हो गया है। तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लेटर रूल के हेल्प से सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। फिर अब इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इस तरह से है कि anion is always bigger than parent atom. Anion is always bigger than parent atom, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन आप गेन करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा कम होगा ना। तो इसीलिए एनायन जो है वो क्या होगा बड़ा होगा। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा कैटायन इज स्मॉलर होगा, कैटायन इज स्मॉलर होगा, तो उसको नहीं लिखते हैं, वो तो अंडरस्टूड है। एनायन बड़ा होगा तो कैटायन छोटा होगा। और ख़ास बात दूसरा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जेड इफेक्टिव की वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, ठीक। और ग्रेटर इज द जेड इफेक्टिव ना, और वो उतनी ज़्यादा क्या होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। और सबसे खास बात क्या है जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को कंट्रोल करता है। अगर साइज कंट्रोल होगी, अगर साइज कंट्रोल होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल होगी, तो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज कंट्रोल होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कंट्रोल होगी। तो इस तरह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और इसका यूज है, कैसे यूज है हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे इसको। तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।